अब आगे बात करते हैं एकांकी की परिभाषा की। और एकांकी की परिभाषा और विशेषताओं को देखें तो आधुनिक एकांकी पर जो टेक्निक्स हैं और जो वस्तु नियोजन की शैली है, पाश्चात्य पात्र कल्पना है, इन सबका एक गहरा प्रभाव है। कुछ हिंदी एकांकीकारों ने अपनी मौलिक टेक्निक भी प्रयोग में लाई है, जिससे पूर्णतया पाश्चात्य टेक्निक का वर्चस्व कम हुआ। लेकिन फिर भी अधिकांश रूप से पाश्चात्य टेक्निक ने ही उसके स्वरूप को निर्धारित किया है, उसमें सहायता दी है। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों में टेक्निक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह काफी समुन्नत हो चुका है और आलोचकों तथा एकांकीकारों ने अपने आदर्शों एवं विचारधारा के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं इस संबंध में दी हैं और इसकी विशेषताओं पर विचार किया। उनकी दी हुई परिभाषाओं एवं विशेषताओं के आधार पर हम हिंदी एकांकी के जो शिल्प विधान है उसकी सम्यक कल्पना एवं आकलन करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसके आधार पर जो एकांकी की परिभाषा है उसके अंतर्गत जो आवश्यक तत्व हैं, विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख विभिन्न एकांकीकारों ने तो परिभाषा की दृष्टि से जो एकांकी है उसके लिए सेठ गोविंद दास जी कहते हैं कि उपन्यास और कहानी की लेखन पद्धति में जो अंतर है वही फर्क पूरे नाटक और एकांकी लेखन पद्धति में। पूरे नाटक के लिए संकलन त्रय जो नाट्य के विकास की दृष्टि से बड़ा भारी अवरोध है, उसमें कुछ हेर फेर के साथ एकांकी नाटक के लिए जरूरी है। और संकलन त्रय में संकलन द्वय अर्थात नाटक एक ही समय की घटना से परिमित रहे तथा एक ही कृत्य के संबंध में हो, एकांकी नाटक के लिए यह अनिवार्य होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि पूरे नाटक तथा एकांकी का जो भेद है वो बहुत छोटा है। यानी कि एकांकी नाटक छोटा हो ये जरूरी तो नहीं, पर बड़ा भी हो सकता है और एकांकी नाटक में एक से अधिक दृश्य भी हो सकते हैं। यह नहीं है कि उसमें एक से अधिक दृश्य नहीं होंगे, पर दूसरा मतलब कि एक दृश्य यदि आज की घटना हो तो दूसरा 15 दिन के बाद की घटना का, तीसरा कुछ महीनों के पश्चात और चौथा कुछ वर्षों के अंतर का, ये नहीं हो सकता। यदि किसी एकांकी में एक से अधिक दृश्य होते हैं तो उसी समय की लगातार होने वाली घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। स्थान संकलन जरूरी नहीं है और काल संकलन जरूरी होना चाहिए। तो किसी किसी एकांकी नाटक के लिए काल संकलन अवरोध भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में उपक्रम या उपसंहार की योजना होनी चाहिए। कभी कभी काल संकलन के रहते हुए उपसंहार का उपयोग हो सकता है। एक ही विचार पर एकांकी नाटक की रचना हो सकती है। विचार के विकास के लिए जो संघर्ष जरूरी है उस संघर्ष के पूरे नाटक में पहलू दिखाए जा सकते हैं, पर एकांकी सिर्फ एक घटना से जुड़ा हुआ है। एकांकी में कथा के केवल एक पहलू को लिया जाता है। एकांकी में तो मुख्य और गौण पात्र दोनों ही पात्रों की संख्या परिमित रहनी चाहिए। तो उपयुक्त एकांकी संबंधी जो सेठ गोविंद दास जी की ये परिभाषा है, ये एकांकी के जो तत्व हैं उनको इस रूप में अभिव्यक्त करती है कि एकांकी में संघर्ष का केवल एक पहलू रहना चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। एकांकी में मुख्य या गौण पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उसकी एक सीमा परिमित होनी चाहिए, ये इसकी एक दूसरी विशेषता है। और एक ही विचार का प्राधान्य वहां रहना चाहिए, अन्यथा विचार संघर्षों से प्रभाव ऐक्य संभव नहीं हो सकेगा। संकलन त्रय की आवश्यकता नहीं है, संकलन द्वय में भी काम चल सकता है। उपक्रम तथा उपसंहार के माध्यम से काल संकलन की आवश्यकता नहीं रही। तो ये जो विशेषताएं हैं ये एकांकी की विशेषताएं हैं और सेठ जी ने इसमें उपक्रम और उपसंहार की घटनाओं को जोड़ना भी एक आवश्यक अंग माना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें तो उन्होंने सेठ जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि जो उपक्रम और उपसंहार है वो घटनाओं में जोड़ना आवश्यक है एकांकी की। और इसी के साथ वो कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस नव्य प्रयोग से नाट्य संरचना में कलेवर की परिपुष्टता परिलक्षित होती है, किंतु साथ ही गत्यात्मक प्रभाव में शैथिल्य भी आ जाता है। गति प्रवाह विचारों के तारतम्य के लिए अत्यधिक अपेक्षित है
उपसंहार एवं उपक्रम का प्रयोग हिंदी नाट्य साहित्य के लिए एक नव्य पद्धति, एक नवीन पद्धति, नव्य से तात्पर्य नवीन पद्धति एवं शैली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है और नाट्य लेखन कला की एक नवीन दिशा की ओर संकेत करता है। यही उसका वैशिष्ट्य भी है। तो सदगुरु शाखा अवस्थी ने एकांकी के संबंध में अपना मत दिया है और वो कहते हैं कि हम कला की परंपरा वाली, मन को उबा देने वाली परिपाटी कभी भी अधिक काल तक स्वीकार नहीं कर सकते। दीर्घकाय नाटकों के लंबे कथोपकथन, उसकी मद्दी अभिव्यंजना और तथ्यों की सजावट की अतिशयता, विषयांतरता तथा वर्णन बाहुल्य, कथा विकास तथा चरित्र विकास की लपेट में काव्य विकास का लंबा प्रयोग और सुख के प्रधानता के लिए उलझी कल्पनाएं, सब बातें युगों से सबको परेशान किए हुए हैं। एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। कार्य कारण की घटना वाली अथवा कोई गौण परिस्थिति अथवा समस्या का समावेश उसमें कोई स्थान नहीं लेता। वह तो समूचा केंद्रीभूत आकर्षण, उसके रूप में प्रभुता एवं उत्कर्षता सर्वत्र ही बिखरी हुई है। तो विवरण शैथिल्य ही उसका घातक है। कथा वस्तु, परिस्थिति, व्यक्तित्व, इन सब के लिए मित व्ययता और चातुर्य का जो रूप अच्छे एकांकी नाटकों में मिलता है, वह साहित्य कला की अतीन्द्रिय अद्वितीय निधि है। आकार का केंद्रीकृत प्रभाव तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक विशेषताओं की केवलता एकांकी नाटकों को और अधिक सुंदर बना देती है। तो हमने ये समझा कि जो एकांकी नाटक हैं, उन एकांकी नाटकों में बहुत ज्यादा एक लंबा प्रयोग नहीं होता है और बहुत ज्यादा उलझी हुई कल्पनाएं नहीं होती हैं। एक सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। ये समझा कि केवल एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या प्रबल होती है, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ नहीं ली जा सकती। ये यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात है। तो एकांकी जो कह रहा है, एकांकी नाटक जो है, उसमें विवरण शैथिल्य जो है अगर वो आता है तो वो उसके लिए घातक है। इसलिए एकांकी नाटकों में जो चीजें मिलती हैं वो कथा वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्तित्व है, इन सब के लिए मित व्ययता और चातुर्य का जो रूप अच्छे एकांकी नाटकों में मिलता है, वह साहित्य कला की अद्वितीय निधि है। अवस्थी जी ने जिन तत्वों एवं विशेषताओं और कमियों पर बल दिया है, वो जो इस प्रकार हैं, वो हैं, सबसे पहली चीज है कि सुनिश्चित और सुकल्पित लक्ष्य जो है वो एकांकी के लिए परम आवश्यक है। यानी कि जो एकांकी नाटक है, उस एकांकी नाटक में जो भी हमारा लक्ष्य है वो सुनिश्चित होना चाहिए, वो सुकल्पित होना चाहिए। ये नहीं है कि उस लक्ष्य की निश्चितता ही नहीं दिखाई दे रही है, उसकी जो कल्पना साध्यता है वो ही नहीं दिखाई दे रही है। तो सुनिश्चित लक्ष्य जो है वो एकांकी नाटक के लिए बहुत आवश्यक है। घटना, परिस्थिति या समस्या की प्रधानता वहां होनी चाहिए। जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं या जो भी कोई भी समस्या है, तो वो प्रधान होना चाहिए। गौण परिस्थितियां या घटनाएं एकांकी में स्थान नहीं रखती। जो भी परिस्थिति होगी, जो भी समस्या होगी, जो भी घटना होगी, वो मुख्य होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे एकांकी नाटक होते हैं, उनमें लंबे लंबे कथोपकथन नहीं होते हैं। लंबे लंबे कथोपकथन है या जगह जगह पर हमने तथ्यों को सजा दिया है, उनकी अतिशयता दिखाई है, विषयांतरता दिखाई है, वर्णन बाहुल्य दिखाया है और सुख की प्रधानता है। ये सारी इनकी कल्पनाओं की कोई भी आवश्यकता एकांकी नाटक में नहीं होती, इनका कोई स्थान एकांकी नाटक में नहीं होता। उनकी जो मतलब कि एकांकी में इन सब चीजों को, इनकी जो छाएं हैं, यानी कि इनकी जो छवियां हैं या इनकी जो छाह है, छाया है, उसे भी एकांकी में देखना पसंद नहीं किया जाता है।
तो इस रूप में जो एकांकी नाटक है वो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि हर चीज एक घटना और जो समस्या है वो बिल्कुल छोटा हो, उसमें छोटे छोटे संवाद हो, उसमें जो भी हम एक शैली लेते हुए चल रहे हैं, संवाद लेके चल रहे हैं या हम परिस्थितियां लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल मुख्य होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो हमारा सुनिश्चित होना चाहिए। कहीं पर भी वर्णन बाहुल्य तो जो है वो एकांकी में पसंद नहीं होती, और एकांकी जो है वो वेग संपन्न प्रवाह अपेक्षित है उसमें, मतलब कि एक जो प्रवाह है वो धारा प्रवाह चलता रहना चाहिए, उसका कहीं पर भी वेग रुकना नहीं चाहिए। ये एकांकी के लिए अति आवश्यक है। और निर्देशन में मितव्ययता और एक चातुर्य रहना चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, एक चातुर्य होना चाहिए उसके निदर्शन में। तो इस रूप में हम एकांकी के बहुत सारे स्वरूपों को देखते हैं। अवस्थी जी की परिभाषा में संकलन त्रय पर विचार नहीं किया गया है। संकलन त्रय एकांकी रचना में सुष्ठुता एवं एकाग्रता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके सम्यक परिपालन से ही एकांकी का एक अधुनातम रूप जो है वो अपेक्षित तत्वों से रहित रहा। तो अवस्थी जी ने जो अपनी परिभाषा दी और उसमें जो उन्होंने विशेष तत्व दिए वो सारे तत्व एकांकी को एक सौंदर्य प्रदान करते हैं, एकांकी को एक वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं, एक वेग प्रदान करते हैं एकांकी को। तो एकांकी में इन सब का होना जरूरी है। एक बार पुनः इस चीज को देखते हैं कि एकांकी में जो अवस्थी जी ने तत्व बताए हैं, इन शॉर्ट वो क्या क्या बताए हैं हम उन्हें देख सकते हैं। नंबर 1, सुनिश्चित और सुकल्पित लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2, एकांकी में लंबे लंबे कथोपकथन नहीं होने चाहिए, तथ्यों की सजावट नहीं होनी चाहिए, अतिशयता नहीं होनी चाहिए, विषयों की अंतरता नहीं होनी चाहिए, किसी भी वर्णन का बाहुल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, उसमें गौण परिस्थितियां या घटनाओं को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना है, जो भी समस्या है वो प्रमुख होनी चाहिए। नंबर 4, उसमें वेग संपन्न प्रवाह जो है वो रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, और एक मितव्ययता और चातुर्यता उसमें निहित होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एकांकी के लिए आवश्यक तत्व हैं, और इन आवश्यक तत्वों को हमें उसमें डालना चाहिए। इन एकांकी के रूप में हमें उनको एकत्रित करके रखना चाहिए। अवस्थी जी के जैसा ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी एकांकी के विषय में कहते हैं कि एकांकी को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि एकांकी नाटक में अन्य प्रकार के नाटकों की विशेषता होती है, और उसमें एक ही घटना होती है। वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती है, फिर चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई भी अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। एक एक वाक्य, एक एक शब्द प्राण की तरह रहते हैं। पात्र 4 या 5 ही होते हैं जिनका संबंध नाटक की घटना से रहता है। वहां केवल मनोरंजन के लिए अनावश्यक पात्र की गुंजाइश नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की रूपरेखा पत्थर पर खींची हुई रेखा की भांति स्पष्ट और गहरी होती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्च श्रृंखलता नहीं होती। घटना के प्रत्येक भाग का संबंध मनुष्य शरीर के हाथ पैरों के समान है, जिसमें अनुपात विशेष रचना होकर सौंदर्य की सृष्टि होती है। कथा वस्तु भी स्पष्ट और कौतूहल से युक्त होती है। उसमें वर्णनात्मक की अपेक्षा अभिनयात्मक तत्व की विशेषता रहती है। इस प्रकार एकांकी रचना साधारण नाटक की रचना से कठिन है। उसमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं है। संस्कृत नाटकों में चरम सीमा के लिए कोई स्थान नहीं है, यद्यपि कुतूहल एवं जिज्ञासा की सबसे बड़ी शक्ति उनमें निवास करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रामकुमार वर्मा जी ने भी जो नाटकीय एकांकी नाटक से संबंधित जो विचार दिए हैं उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि घटना की प्रबलता होती है। उसमें एक ही घटना होती है जो अपने नाटकीय कौशल से संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। और उन्होंने ये बात भी कही कि एकांकी नाटक में कोई भी अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। वही बात आ गई कि जो भी है वो प्रधान है, यानी कि मुख्य प्रसंग, यानी कि जो भी घटना है, जो भी प्रसंग है, जो भी तथ्य है या जो भी समस्या है वो मुख्य है।
पात्र 4 या 5 ही होते हैं। तो इस प्रकार से जो एकांकी नाटक है उसमें कहीं पर भी वर्णन विस्तार नहीं होता, विस्तार के लिए कहीं अवकाश ही नहीं होता। तो एकांकी रचना जो साधारण नाटक की रचना उससे ज्यादा कठिन इसलिए कही है क्योंकि उस नाटक में विचारों का विस्तार हो सकता है, लेकिन यहाँ विचारों को बहुत ही कम शब्दों के साथ मुख्य घटना के रूप में उसको सजोना होता है। तो एकदम चुन चुनकर शब्द मानो लिखने होते हैं। संस्कृत नाटकों में चरम सीमा के लिए कोई स्थान नहीं है, यद्यपि कुतूहल एवं जिज्ञासा की सबसे बड़ी शक्ति उनमें निवास करती है। जब नायक की विजय के सिद्धांत को लेकर पाठक चलता है तब चरम सीमा के लिए स्थान नहीं रहे। पश्चिम के नाट्य शास्त्र के अनुसार उसमें अंतर्द्वंद और घटनाओं का घात प्रतिघात प्रमुख रहता है। उसके विषय में परिस्थितियों की अवधारणा प्रमुख स्थान रखती है। दो भिन्न भिन्न परिस्थितियां अपनी संपूर्ण सत्य के साथ लड़ती हैं और ये संघर्ष पद पद पर व्यंजना के साथ साथ और निराशा की ओर झुकता है। तो इसलिए नाटक की सीमा अपने समस्त वेग से एक बिंदु में सधी रहती है। साधारणतः जो नाटक की कथा वस्तु है वो रूप धारण करती है, किंतु एकांकी नाटक में साधारण नाटक से यही भिन्नता है। उसके कथानक का रूप हमारे सामने तब आता है जब आधी से अधिक घटना बीत चुकी होती है, इसलिए उसके प्रारंभिक वाक्य में ही कुतूहल और जिज्ञासा की एक अपरिमित शक्ति नहीं होती। तो बीती हुई घटनाओं की व्यंजना चुंबक के समान हृदय को आकर्षित करती है। कथानक प्रगति से आगे बढ़ता है, प्रवेश कौतूहल की वक्र गति से होता है, घटनाओं की व्यंजना उत्सुकता से लंबी होती है, फिर घटना की घनीभूत तरंगे आती हैं जो कुतूहल से खींचकर चरम सीमा में परिणत होती है। चरम सीमा के बाद ही एकांकी नाटक की समाप्ति हो जाना चाहिए, नहीं तो समस्त कथानक फीका पड़ जाता है। तो यहाँ जो रामकुमार वर्मा जी ने कहानी में अपने तथ्यों को समेटा है, अगर हम उन्हें बिल्कुल संक्षेप में कहें तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि एकांकी नाटक एक घटना की होती है। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने कही कि एकांकी नाटक एक घटना की होती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि वह घटना कुतूहल संचय करती है और चरम सीमा पर पहुंचती है, यानी कि जो वो एक घटना उसमें निहित है वो घटना कुतूहल का संचय करेगी और उसके बाद में अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। ये दूसरी बात उन्होंने कही। उसमें अप्रधान प्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भी प्रसंग होंगे वो मुख्य होंगे, अप्रधान नहीं होंगे, प्रधान होंगे। चौथी बात उन्होंने कही कि इसमें जो एकांकी नाटक है इसमें पात्र सीमित और कथा से संबंधित रहते हैं। वो पात्र किसी भी रूप में मतलब के अतिरिक्त नहीं होंगे, ज्यादा नहीं। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती चली जाती है। घटनाओं में एक अनुपात सौंदर्य सृष्टि करता है। तो उनकी जो विशेषताएं उन्होंने बताई हैं कि पात्र सीमित होंगे, कथा से जुड़े हुए होंगे और जो भी प्रसंग होंगे वो अप्रधान नहीं होंगे, वो प्रधान होंगे। घटनाओं में एक सौंदर्य अनुपात जो है वो सौंदर्य की सृष्टि करेगा। कुतूहल जरूर रहेगा। एकांकी नाटक का जो एक प्रमुख वैशिष्ट्य है वो कुतूहल की सृजना है, उसमें कुतूहल की सृजना होगी। कथा वस्तु में वर्णनात्मक की अपेक्षा अभिनयात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। अंतर्द्वंद और घटनाओं के घात प्रतिघात की इसमें आवश्यकता रहती है। चरम सीमा के बाद नाटक की समाप्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर वर्मा हैं उन्होंने संकलन त्रय, अंतर्द्वंद इन पर आग्रह किया। उन्होंने भी अनौचित्य नहीं किया है। उन्होंने भी यही बात कही है कि एकांकी का कलेवर लघु होता है। अंतर्द्वंद की सम्यक अवतारणा कला की दृष्टि में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। तो इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे जो विद्वान हैं, आलोचक हैं, वो एकांकी नाटक को लेकर अनेक प्रकार के अपने मंतव्य प्रदान करते हैं और अनेक प्रकार से
उसको वैशिष्ट्य प्रदान करने की बात कहते हैं। श्री उपेंद्र नाथ अष्ट में एकांकी की परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए कहा है, जो चीजें उन्होंने संक्षेप में उस परिभाषा में दी हैं वो चीजें मैं बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो वो कहते हैं, जो उपेंद्र नाथ अष्ट जी हैं, सबसे पहली बात वो कहते हैं कि एकांकी का पहला तत्व कैनवस है। उसमें दृश्यों की अनेकता होते हुए भी उनकी दृष्टि से उन्हीं एकांकियों का महत्व है जिनमें एक ही अंक और एक ही दृश्य होता है। तो ये बात सभी ने कही कि एक ही अंक होता है और एक ही दृश्य होता है। एक अंक के विस्तृत एकांकी को वो नाटक की कोटि में रखते हैं। एक अंक के विस्तृत एकांकी को वो नाटक की कोटि में रखते हैं। उनकी दृष्टि में आधुनिक एकांकी आधे घंटे से 45 मिनट तक में समाप्त हो जाना चाहिए। तो सोचिए कि कितना छोटा दृश्य उसमें लेना। उनकी दृष्टि में एकांकी का सबसे बड़ा गुण जो है वो संकलन त्रय का गुणपन है। तो ये संकलन त्रय सभी ने बताया है, सभी के द्वारा कहा गया है। और सफल एकांकी रंगमंच पर उतने ही समय में वो अभिनीत होना चाहिए जिसमें कि वह वास्तविक जीवन में घट सकता है। तो ये जो एक एकांकी है उसमें जो वैशिष्ट्य होना चाहिए, रंग संकेत है, कार्य गति है, अभिनय है, संवाद है, वातावरण है, चरित्र चित्रण है, प्रकाश है, छाया का उचित प्रयोग है, ये सब एकांकी के लिए आवश्यक है। तो उपेंद्र नाथ अष्ट ने अपनी परिभाषा में अंतर्द्वंद पर कहीं पर भी आग्रह नहीं किया है। अंतर्द्वंद को उन्होंने नहीं माना, जिसे कि अन्य साहित्य शास्त्रियों ने स्थान दिया। उपेंद्र नाथ अष्ट ने संकलन त्रय के गुणपन को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है। तो वास्तव में हम देखें तो संघर्ष तत्व का समावेश उनकी परिभाषा में भी होना चाहिए। संघर्ष तत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि एकांकी जो है वो बिना संघर्ष के अधूरी है, उसमें संघर्ष तत्व भी होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि एकांकी की जो विशेषताएं हैं उनमें अनिवार्य की एकता है, अनिवार्य एकाग्रता है, अनिवार्य आकस्मिकता है, प्रभाव एवं वस्तु का ऐक्य है, स्थान और काल की एकता पर अनाग्रह है, विस्तार की सीमा के अंतर्गत योजना, जीवन के एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना की परिस्थिति का चित्र। तो इन्होंने जो 7 चीजें दी हैं वो है एकता, एकाग्रता, आकस्मिकता, प्रवाह एवं वस्तु की एकता, विस्तार की सीमा, एक पहलू, एक घटना, एक परिस्थिति का चित्र। यहाँ जो नगेंद्र जी की परिभाषा है, जो उन्होंने विशेषताएं दी हैं, उसमें संकलन त्रय की अनिवार्यता का आधार है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं नगेंद्र जो भी एकांकी के लिए दी गई है, उन सभी के निचोड़ में ये निश्चित होता है कि एकांकी एक विषयक होता है, उसमें किसी भी सहायक विषय की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसकी गति बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ती है, वो शीघ्र बिंदु पर पहुंचता है, उसकी समाप्ति एक बैठक में अनिवार्य होती है, उसका क्षेत्र संकुचित है, आकस्मिक है तथा वस्तु जटिल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो एकांकी के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए और इन्हीं विशेषताओं के साथ में, इन्हीं गुणों के साथ में एकांकी अपने संपूर्ण सौंदर्य को धारण करता है। और इसमें हमारी एकांकी की जो परिभाषाएं हैं वो भी आई हैं और एकांकी की परिभाषाओं में जिन विशेषताओं को उकेरा गया है वो विशेषताएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, पता चलती हैं, प्रतीत होती हैं। तो इन विशेषताओं के रूप में एकांकी का जो वैशिष्ट्य है वो सामने आया है कि एक अंक से युक्त और एक लघु कलेवर को लिए हुए प्रमुख घटनाओं से, प्रमुख तथ्यों से जुड़ी हुई
शीघ्रता के साथ आगे की ओर पहुंचने वाली, बिजली की गति के साथ चलने वाली जो वस्तु वो एकांकी के अंतर्गत है। और ये जो एकांकी है ये सीधे पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें जिज्ञासा का सूत्र बना होता है और उस जिज्ञासा के लिए पाठक को बिना पूर्णता के छोड़ नहीं। तो ये एकांकी का अपना वैशिष्ट्य है जो समस्त विधान सबसे अधिक लोग। धन्यवाद।